मेरा नाम शाहज़ेब मुश्ताक है और मैं CSS 2021 में एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुआ हूँ। अब आ जाएँ ज़रा ऑप्शनल्स पे। तो ऑप्शनल्स पे जिस तरह से हमने बात की कि कंपलसरी जो हैं वो तो आपको पास कराएंगे, वहाँ पे हमें जान बचानी है, रिस्क अवॉइड करना है। लेकिन ऑप्शनल्स पे हमें एम्बिशियस होना है, हमें सब्जेक्ट लिटरेसी दिखानी है और हमें जो है वो एग्जामिनर से नंबर लेने हैं, ग्रुप यहीं से आएगा। मेरे ऑन एवरेज जो मेरे ऑप्शनल्स हैं 600 मार्क्स के, तो CSS में 60 से ज़्यादा मार्क्स को अच्छा समझा जाता है। मेरे ऑन एवरेज जो एवरेज बनता है वो 70+ बनता है पर ऑप्शनल। अब ये वंस अगेन कैसे हुआ, आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है मेरा टेम्परामेंट फ़िलासफ़ी पढ़ने का है क्योंकि मुझे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ अपील करते हैं। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। उस पॉलिटिकल साइंस में जिसमें इस साल जो सब्जेक्ट हिट हुआ है, ये मिथ भी है, कुछ हद तक ठीक भी है, का चेकिंग जो है वो कुछ हद तक टफ़ हो जाती है ज़रूर, लेकिन उसमें भी मेरे जब मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो उससे ये मिथ बस्ट भी होती है कि आप अगर सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं तो आपके मार्क्स आएंगे। तो वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस में ये समझा कि मेरा टेम्परामेंट है, मुझे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी कि पावर की ये जो है वो बात करेगी, और मुझे फ़िलासफ़ी के साथ साथ हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर था। तो हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी जहाँ मिल जाती है वहाँ से सोशल साइंस कोई भी निकल आती है। और सोशल साइंटिस्ट एनालिसिस मांगता है, एग्जाम्पल ओरिएंटेड, डेटा ओरिएंटेड बात मांगता है। जब मैंने उसको दे दी, उसको उसकी लैंग्वेज में, जिस तरह से हमने मेडिकल रिपोर्ट की बात की थी, तो मैंने उसको वो मेडिकल रिपोर्ट उसकी अपनी लैंग्वेज में जब जाके दे दी तो वो एग्जामिनर मुझसे इम्प्रेस हो गया। अब आ जाएँ ज़रा, ये तो मैंने आपको बताई कॉम्पिटेंस की बात कि आपने अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क। बट हार्ड वर्क तो मैंने पहले अटैम्प्ट में भी की थी, इट डिड नॉट ब्रिंग इन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कैसे आएंगे आपके? रिजल्ट्स तब आएंगे जब आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या है? आपका एग्ज़ाम 10 से 15 मिनट में चेक होता है, तो जाहिर है 10 से 15 मिनट एक एक्सपीरियंस रीडर के पास हैं तो वो बता तो देगा सब कुछ कि ये स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है, लेकिन कहीं कहीं पर मिस भी करेगा, कहीं कहीं पर आपकी काम की बात हो सकता है आपने नीचे की हो और वो ऊपर पढ़ के आपको बुरा इंप्रेशन लेके आपको मार्क्स ख़राब दे दे। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। आपने जो सबसे काम की बात है, एंड ऑनेस्टली पीपल विल डिसएग्री विद माई अप्रोच, आई डोंट केयर बिकॉज दैट हैज़ वर्क फॉर मी, आई विल टेल व्हाट वर्क फॉर मी। मैं अपना इंट्रोडक्शन बड़ा कॉम्प्रहेंसिव, बड़ा सा जो है वो एक तकरीबन 2/3 जो है वो उसकी लेंथ होती थी पेज की, उसमें मैं अपना एक कॉम्प्रहेंसिव सा इंट्रोडक्शन लिखता था जिसमें कंप्लीट जो मेरी बात होती थी वो उसमें मैं कॉम्प्रहेंसिवली बता देता था। फिर जो है वो मैं टॉपिक को जितना हो सके तोड़ता था डायमेंशंस में, वेरिएबल्स में, या जो है वो वेरिएबल्स, डायमेंशंस और एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है वो करके, और फिर मैं इस तरह की हेडिंग देता था जिससे पूरी की पूरी बात समझ आ जाए। और यही प्रिंसिपल्स मेरे एसे में भी होते थे और एसे के प्रिंसिपल्स ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। जिस तरह की आपकी एसे की आउटलाइन होती है कि बात पढ़ते ही समझ आ जाए, पैराग्राफ में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहाँ पढ़े तो सिर्फ इसलिए कि बात जो की है वो प्रूव कर सकते हैं या नहीं, एविडेंस दे सकते हैं या नहीं, यही बात जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आप हेडिंग ही ऐसी दें कि बात वहीं कम्युनिकेट हो जाए। फिर 3 से 4-5 लाइनों में मैंने अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती थी। फिर एग्जाम्पल की या कोटेशन की या एविडेंस की अलग से हेडिंग डाल के और उसको एविडेंस दे दिया। अब उसकी नज़र जाएगी पहले मेरे इंट्रोडक्शन पे, वो उसको बात समझ आ जाएगी, सब्जेक्ट लिटरेसी पता चल जाएगी। फिर उसकी बात मेरी हेडिंग पे जाएगी, उसको मेरा आइडिया पता चल जाएगा। एग्जाम्पल पे जाएगी, उसको मेरा एविडेंस मिल जाएगा यहीं पर। और इस तरह की अगर लेंथ में उसको दे दूँ, 7 से 8 पेज की लेंथ में दे दूँ, 15 से 20 आइडियाज़ में उसको दे दूँ, तो वो मुझे मार्क्स भी दे देगा। अब यही जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑप्शनल्स के और पेपर प्रेजेंटेशन के, जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं। सब्जेक्ट जब चेंज करेंगे तो ये आइडियाज़ थोड़े थोड़े, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे। इसके अलावा सोशल साइंस में जिस तरह से उसको क्या नाम है, एनालिसिस पसंद है, तो हिस्ट्री में, तारीख़ में, तारीख़दान को डिटेल्स पसंद हैं। आपने अगर इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि आप अगर किसी म्यूज़ियम में जाएं तो उस वहाँ पे जो गाइड होगा उसको बड़ा मज़ा आएगा कि किसी से बात करने में जिसको जो है वो बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स पता हो किसी एरिया के बारे में, किसी मकबरे के बारे में या किसी और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। तो जिस तरह से वो उस टूरिस्ट गाइड को मज़ा आ रहा है उस छोटी छोटी बातों पे बात करके, तो आप अगर, क्योंकि राइटिंग इज़ अ डिस्कोर्स, आप बात कर रहे हैं अपने एग्जामिनर से, तो अगर आप उससे बात करेंगे डिटेल्स में उन सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट पे जो उसको पसंद है, जिसमें उसने पीएचडी की है, तो ज़ाहिर है ना वो आपसे इम्प्रेस्ड होगा और ज़ाहिर है ना वो आपको ज़्यादा मार्क्स भी देगा। अब एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है इस तमाम उसमें,
तो जिस तरह से इंटरव्यू इज़ एन इम्प्रेशन, आप इंटरव्यू में अपनी एक परसेप्शन जनरेट कर रहे हैं दूसरे के माइंड में, तो राइटिंग भी इज़ अ परसेप्शन, आपका एक इम्प्रेशन है। मैं यहाँ बैठ के जब बात कर रहा हूँ तो मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर तरीके की है, मेरी टोन एक तरीके की है। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही हैं आप लोगों को। लेकिन अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो राइटिंग में मुझे ये तमाम चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता। तो राइटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेसन। और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर इस तरह से समझाता हूँ कि आपका कभी झगड़ा हुआ है कि टेक्सटिंग करते हुए, या बात कोई कहना चाहते थे और कह कुछ जाते हैं, तो ये होता है राइटिंग में। इसीलिए आपने कॉन्शियसली लिखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, और ये कॉन्शियसली करने के बाद आपको वही कहना है जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एग्जामिनर के साथ बैठे नहीं होंगे। यहाँ तो आप कुछ कह जाएंगे और आप मुझे समझा देंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बात करना चाहता था मैं या चाहती थी मैं, लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे, उस एग्जामिनर से एक से ज़्यादा मौका कैसे लेंगे। वो एक एक्सपीरियंस रीडर है। मैंने 5 साल कोई किताबें पढ़ी हैं और मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं जो है वो पहले पेज पे बता देता हूँ कि ये स्टूडेंट कहाँ खड़ा है या खड़ी है। तो वो उसको 30 साल का पढ़ने का एक्सपीरियंस है, वो शायद उससे भी पहले बता दे, मुझसे 5 गुना ज़्यादा। तो और मैं जो है वो कभी काम चेक करता हूँ तो मैं आपको हो सकता है 2 मौके दूँ, वो आपको 3 मौके दूँ, आपके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ूँ, लेकिन वो आपका काम 1 बार पड़ेगा। बस उसी 1 बार में उस रीडर से उसका एक्सपीरियंस बेहतर करके आपने पास करना है, और इसी से आपको स्कोर भी मिलेगा, इसी से आपका एग्ज़ाम भी पास होगा, इसी से आप शायद कोई जो है वो मेरी तरह 500 से अपना स्कोर 700 से ऊपर ले जा सकते हैं। रिटन स्किल, देखिए वंस अगेन राइटिंग इज़ अ स्किल। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है? अच्छा, इसकी बात करते हैं इस जो है वो माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो एक स्कल्प्टर था जो कि बड़ा मशहूर रेनेसांस का स्कल्प्टर है, और उसने भी उस पॉइंट तक दुनिया का बेस्ट, तारीख़ का बेस्ट स्कल्प्टर बनने से पहले अपने आप को इतना क्रिएटिविटी जो है वो शुरू से क्रिएटिविटी स्टार्ट नहीं की, बल्कि कॉपी करने से शुरुआत किया। ठीक है, वो कोशिश ये करता था कि मैं रोमन एरा के जो हैं पुतले हैं उनको मैं कॉपी करूं, और उनको कॉपी करते करते उसका स्किल बढ़ा। तो आप लोग भी एज अ राइटर कॉपी करें, रीडिंग करें, कॉपी करें, इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि एक्सपीरियंस जो रीडर है, फॉर एग्जांपल मुझे या आपका जो है वो एग्जामिनर होगा, उसका एक टेस्ट होता है जो कि एक अरसे के बाद बनता है। तो आप अगर क्रिएटिविटी करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगी बात, वो कॉपी करें आराम आराम से, फिर आपको जब ये टेस्ट समझ आ जाए तो फिर जो है वो आप क्रिएटिविटी की तरफ चले जाएँ। तो स्टार्ट फ्रॉम कॉपिंग, अ गुड राइटर इज़ अ गुड रीडर, एंड देन मूव ऑन टू ऑल्सो व्हाइल यू राइट, आप लिखते लिखते अपने काम चेक कराते हुए उनमें से गलतियां निकलवाएं, दुरुस्त करवाएं, बिकॉज है तो रिटन एग्ज़ाम ही ना, आपने लिखना है, चेक करवाना है, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज इट्स अ रिटन एग्ज़ाम। तो अगर आपने कोई एक बात यहाँ से ले जानी है तो ये होगी कि पढ़ें, लिखें, चेक कराएं, एंड ऑन रिपीट, दैट इज़ इट। अच्छा, अब जो है वो एक और बात पे आ जाते हैं, तो वो ये है कि आपने जब स्मार्ट वर्क की मैंने बात की तो वो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि स्मार्ट वर्क है क्या। अब स्मार्ट वर्क ये है कि आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, आपने लोगों को अंधों की तरह फॉलो कभी भी नहीं करना। इफ़ यू विल फॉलो पीपल लाइक शीप, सो यू विल बी लेड टू द स्लॉटर लाइक शीप, ठीक है, एंड यू डू नॉट वांट टू बी लेड टू द स्लॉटर लाइक शीप। भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना। नबी अलैहि सलाम से का एक वाक़या मुझे याद आता है, तो वो इस तरह से था कि अब वाक़या मैं उसका मफ़हूम ही बताऊंगा। तो नबी अलैहि सलाम एक बद्दू से इंटरेक्ट कर रहे थे, उस बद्दू ने अपना बकरी थी या इस तरह से कोई जानवर था, उसको बांधा नहीं, और उसको बांधे बिना वो जा रहा था, और उसने जब नबी अलैहि सलाम ने पूछा कि आप जो हैं वो इसको बांध क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने बोला मैंने दुआ मांगी है कि अल्लाह इसे बचाएगा। तो नबी अलैहि सलाम ने बोला उनको कि आप अपना बकरा या जो जानवर था वो बांधें पहले। तो जब वो बांधा उसके बाद बोला कि अब आप जो है वो दुआ करें, अब आप अल्लाह से मांगें कि ये सेफ़ रहे और अब आप जाएं। तो ये अक्ल भी अपने आप को आपको अल्लाह ने ही दी है, तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, स्ट्रेटजाइज़ करें। आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है और एग्ज़ाम क्या कह रहा है। अब हज़रत अली का कॉल है कि आपने इंसान को नहीं, आपने उसकी बात को अहमियत देनी है। चाहे मुझसे कितना भी सीनियर हो, अगर उसकी बात ठीक नहीं होगी तो मैं उससे डिसएग्री करूँगा। अगर उसकी बात, चाहे मुझसे कितना भी कम एक्सपीरियंस्ड हो, अगर वो बात अच्छी करे तो मैं उससे एग्री करूँगा। तो अच्छी बातें एक्सेप्ट करें, नहीं देखें कौन बोल रहा है।
और अपने आप को समझें, रीज़न करें, इनपुट लें, इनपुट को प्रोसेस करें, डिसीजन लें, अगर गलत होता है तो उससे सीखें एंड मूव ऑन लाइक दिस।